गाइस, जिन रीडर्स को इश्क वाला लव स्टोरी के आगे का एपिसोड पढ़ना है और उन्हें इस चैनल पर उसके आगे का एपिसोड नहीं मिला, वो मेरे दूसरे चैनल पर जाकर उसे पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो आप वहां जाकर इश्क वाला लव के आगे के चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो अब हम हमारी कहानी की ओर आते हैं। तू ही दिल की मंजिल। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगी, जो भी रीडर्स चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही स्टोरी अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। कुछ कहानियाँ शब्दों से नहीं, एहसासों से शुरू होती है, और मेरी कहानी तू ही दिल की मंजिल भी उन्हीं एहसासों में से एक है, जहाँ मोहब्बत चुपचाप दिल में उतरती है और किस्मत बिना इजाज़त ज़िंदगी में दाखिल होती है। सुबह की ठंडी हवाएं उसे छूते माने पुराने रिश्तों की मिठास सुना रही थी। वो हवा जो चेहरे से टकराकर दिल तक उतर जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ रिश्ते बिना बोले, बिना जताए अपना हक जता जाते हैं। उसके हाथों में गर्मा गर्म चाय का कप था, जिसकी खुशबू पूरे गलियारे में घुल रही थी। ताकि उंगलियां कप के इर्द गिर्द सिमटी हुई थीं, जैसे जिंदगी को थामे रखना चाहती हों। प्रथा दरवाजे पर आकर हल्के से दस्तक देती है। अपनी मीठी सी आवाज में बोली, दादू सा, हम अंदर आ जाएं। तभी अंदर से तुरंत ब्रजभूषण जी की स्नेह भरी आवाज गूंजी, अरे, हमारी बच्ची को भी कभी इजाजत की जरूरत होती है क्या? तुम तो जब चाहो अपने दादू सा के कमरे में आ सकती हो। उसकी प्यार भरी आवाज सुन प्रथा मुस्कुरा उठी। उसका बचपन उसकी आंखों के सामने घूम गया, क्योंकि उनकी बातों में उसे हमेशा वाली वही पुरानी लाड प्यार भरी बातें याद आ गईं। लाडो, आप अपने दादू सा के कमरे में कभी भी आ सकती हैं। ब्रजभूषण उसके हाथों से चाय का कप लेते हुए बोले, हमेशा की तरह आज भी आप एकदम टाइम पर उठ गई। लेकिन आपकी बहन वो कहाँ है? एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें हमारी केयर करनी चाहिए, लेकिन वो तो अपने दादू सा को देखने भी नहीं आती। आप अपनी बहन को कुछ सिखाती क्यों नहीं? थोड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर भी डालिए। प्रथा, दादू सा कोमल थोड़ा लेट घर आई थी और बहुत थकी हुई थी, तो मैंने उसे नहीं उठाया। आप टेंशन ना ले, वो भी जल्दी ही सब सीख जाएगी। हम भी एक अच्छी जॉब ढूंढ लेंगे, उसने थोड़ा मायूसी के साथ कहा, और मन ही मन खुद से बोली, आई नीड टू फाइंड अ जॉब विथ हायर सैलरी। दादू साहब, हम दोनों मिलकर आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो अब आप आराम कीजिए। इतना सुन ब्रजभूषण जी की आंखों में आंसू आ गए और वो भावुक होकर बोले, लाडो, हमें माफ कर दीजिए, हम आप दोनों की सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सके। प्रथा झूठा गुस्सा दिखाती हुई बोली, दादू सा, अगर अब आपने कुछ भी बोला तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे, और वैसे भी अब हम दोनों बड़े हो गए हैं, इसीलिए आप टेंशन ना लें। हम दोनों आपकी सर्जरी ज़रूर करवाएंगे, फिर देखना आप एकदम पहले जैसे तंदुरुस्त हो जाएंगे। इतना बोल उसकी आंखों से भी आंसू की बूंदें छलक पड़ी। प्रथा उन्हें साफ करते हुए कहती है, क्या दादू सा, आपने मुझे भी रुला दिया। चलिए अब जल्दी से चाय पी लीजिए, फिर आपको वॉक पर भी जाना है। आपके दोस्त आते ही होंगे। मैं कोमल को उठाती हूँ। वैसे भी आज मंडे है, मुझे ऑर्फनेज जाना है। बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वह रूम में आती है और कोमल के ऊपर से चादर खींचती हुई बोली, कोमल की बच्ची कितना सोएगी, चल जल्दी से उठ जा, मेरी हेल्प कर दे। कोमल, क्या दी, कुछ दिन तो मुझे देर तक सो लेने दो। एक बार मेरा खड़ूस प्रोफेसर छुट्टी से वापस आ गया तो मेरी नींद वैसे ही हराम होनी है। इतना कहते हुए कोमल ने चादर वापस खींच ली। प्रथा अपना माथा पीटती हुई बोली, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। वह किचन में चली जाती है और फटाफट से नाश्ता बनाती है। दादू सा को नाश्ता देकर वह अनाथ बच्चों के पास जाती है, जो उसका ही इंतजार कर रहे थे।
प्रथा उन्हें प्यार से खाना खिलाती है। वहीं हमारा हीरो इसके एकदम अपोजिट था। एक बड़ी सी बिल्डिंग में अपने केबिन में बैठा अपनी चेयर स्विंग कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वह गुस्से से अपने सामने खड़े शख्स पर चीखता है, गेट आउट! आइंदा मुझे इस ऑफिस के आसपास भी नजर मत आना, नहीं तो। इतना बोलते बोलते वह रुक जाता है। उसकी आवाज इतनी लाउड थी कि सामने खड़ा शख्स डर से कांपने लगता है और तुरंत बाहर निकल जाता है। गुस्सा तो हमारे हीरो के नाक पर बैठा रहता है। रेयांश ओबरॉय एक रौबदार पर्सनैलिटी, सख्त मिजाज। दिखने में वह किसी हीरो से कम नहीं था। लंबा चौड़ा शरीर, मस्कुलर बॉडी, जो देखने से ही पता चलता था कि काफी मेहनत से बनाई थी, क्योंकि वो एक फिटनेस फ्रीक है जो अपनी डाइट पर खास ध्यान देता था। गोरा रंग, ब्राउन आंखें उसके लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाती थी। ओबरॉय परिवार का इकलौता वारिस होने की वजह से उसे हमेशा काफी टाइट सिक्योरिटी में रहना पड़ता था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वैसे तो उसका भरा पूरा परिवार था, जिसमें उसके दादा राजेश्वर ओबरॉय यहीं इंडिया में ही रहते थे। पिता राकेश ओबरॉय, माँ अनुप्रिया और एक छोटी बहन मानवी थी। लेकिन कुछ सालों पहले ऐसा कुछ हुआ कि रेयांश सब कुछ छोड़कर इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद भी वह अपने दादाजी के पास नहीं रहता। और ऐसा क्यों था? क्या हुआ था उसके पास्ट में? ये सस्पेंस तो आपको कहानी में आगे जानने को मिलेगा, इसीलिए कहानी को पूरा पढ़ें। हाँ, तो कहाँ थे हम? रेयांश ने अपना बिजनेस इंडिया में सेटअप किया, जिसे उसने कुछ सालों में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन राजेश्वर जी की नज़र हमेशा ही अपने पोते पर रहती। वह उसे बहुत प्यार करते थे। तो अब हम उस सीन पर आते हैं जहां हमने स्टोरी को छोड़ा था। वहीं से कंटिन्यू करते हैं। रेयांश गुस्से में अपने केबिन में बैठा होता है। तभी उसके केबिन में एक शख्स आता है जो सीधा सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा देता है। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि रेयांश का कजिन और उसका बचपन का दोस्त अभय प्रताप था, जो कि उसका बिजनेस पार्टनर भी था। अभय इकलौता ऐसा इंसान है जो रेयांश के गुस्से को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। अभय की पर्सनैलिटी ऐसी थी, किसी का भी दिल चुरा ले। चार्मिंग पर्सनैलिटी, काली गहरी आंखें, शार्प नोज, फ्रेंच कट बियर्ड। उसके चेहरे पर हर दम मुस्कान रहती थी, लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छुपा था। अपने पेरेंट्स को खोने का दर्द, जिसे उसने हमेशा अपनी दादी कौशल्या प्रताप, जो कि राजेश्वर ओबरॉय की चचेरी बहन है, उनसे छुपा कर रखा था, क्योंकि वह अपनी दादी को दुख नहीं देना चाहता था। उनके और रेयांश के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। अभय रेयांश का गुस्सा देखकर कहता है, अब शांत भी हो जा यार, तूने उसे जॉब से निकाल तो दिया, तो अब अपना मूड ठीक कर ले, नहीं तो मैं दीदा को कॉल कर दूंगा। दीदा का नाम सुनते ही रेयांश एकदम नॉर्मल हो जाता है। रेयांश नहीं चाहता था कि कौशल्या जी को उसकी वजह से परेशानी हो या उनकी तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि कौशल्या उसे अपने पोते अभय जितना प्यार करती है। अभय रेयांश को टीज करता हुआ बोला, वैसे तुझे पता है, दीदा ने तेरे लिए लड़कियां देखनी भी शुरू कर दी है। रेयांश मुंह बनाकर बोला, यार कैसा भाई है तू? तूने दीदा को बताया नहीं कि मैं इस शादी के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। अभय, ये तो तू दीदा को खुद ही बताना, क्योंकि दीदा ने तुझे इस वीकेंड पर बुलाया है। रेयांश अभय को घूरते हुए बोला, तू रहने दे, मैं दीदा से खुद ही बात कर लूँगा। इधर प्रथा ने कई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से रेयांश की कंपनी से उसे इंटरव्यू कॉल आती है, जिसे सुन उसकी मुस्कान बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे एक अच्छी जॉब की सख्त ज़रूरत थी। अगले दिन प्रथा अपने जॉब इंटरव्यू के लिए ड्रेसेस देख रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पहने, क्योंकि आपने तो सुना ही होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तभी कोमल उसे परेशान होता देख अपनी न्यू ड्रेस लेकर उसे देती है।
प्रथा उस ड्रेस को देखते हुए बोली, ये तो तूने बहुत जिद करके ली थी, फिर मुझे क्यों दे रही है? अगर मैं पहन लूंगी तो पुरानी हो जाएगी। कोमल उसके गाल खींचते हुए बोली, मेरी प्यारी दी, मेरी दी के पहनने से मेरी ड्रेस पुरानी नहीं होगी, क्योंकि मेरी दी के लिए सब कुछ कुर्बान। फिर ये ड्रेस क्या चीज़ है? वैसे भी किसने कहा है एक बार पहनी ड्रेस पुरानी हो जाती है? अब फटाफट से रेडी हो जाइए, आज का नाश्ता मैं बना देती हूँ। वैसे भी आज मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। प्रथा फटाफट से नाश्ता करती है और रेडी होकर जॉब इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर देखती है इंटरव्यू के लिए बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए थे। वह थोड़ी मायूस हो जाती है, लेकिन फिर अपने आप को हिम्मत देते हुए इंटरव्यू अच्छे से देती है और घर के लिए निकल जाती है, क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने बोल दिया था कि आप लोगों को कल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। प्रथा जब घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसकी नज़र कुछ गुंडों पर पड़ती है, जो एक लड़की को ज़बरदस्ती पकड़ गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रथा को समझ नहीं आता कि वह क्या करे, कैसे उस लड़की को बचाए। वह पुलिस को फ़ोन लगाने लगती है, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाती। प्रथा ऐसे ही उस लड़की को वहाँ नहीं छोड़ सकती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे उस लड़की को बचाए। वह अपने चारों ओर देखती है, शायद कुछ मिल जाए, डंडा, पत्थर या कुछ और, क्योंकि वो लेट नहीं कर सकती थी, वरना वह गुंडे उस लड़की को गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाते। तभी उसकी नज़र पास ही पड़े कुछ पत्थरों पर जाती है, जिसे वह हाथ में लेकर उन गुंडों को मारने लगती है, जिससे वो लड़की उन गुंडों से छूटकर भाग जाती है। लेकिन गुंडे प्रथा के पीछे गुस्से से भागते हैं। पकड़ो इसे, बचकर भागनी नहीं चाहिए, अब तो हम इसको ही लेकर चलेंगे। गुंडे उसके पीछे तेजी से भागने लगते हैं। प्रथा के हाथ पैर कांप रहे थे। वह कांपते हाथों से कोमल को कॉल करती है, लेकिन तेज भागने की वजह से फोन उसके हाथों से गिर जाता है। गुंडे उसके बहुत नज़दीक आ गए थे, इसीलिए वह फोन उठाए बिना ही भागती है। तभी सामने से आ रही कार से टकराने ही वाली होती है कि कार बिल्कुल प्रथा के कदमों में आकर रुकती है। प्रथा डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे लगा कि आज तो वह मरने ही वाली है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत कर खुद को खड़ा रखा था। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है। रेयांश कार से उतरता है तो सामने खड़ी लड़की के पीछे कई सारे आदमियों को आते देख उसे समझने में देर नहीं लगती कि वह सब इस लड़की के पीछे है। रेयांश तुरंत अपनी कार के पास जाता है और किसी को कॉल करता है, लेकिन प्रथा को लगा कि रेयांश उसे छोड़कर न चला जाए। प्रथा जितनी हिम्मत उसके अंदर बची थी, सबको इकट्ठा करती है और उसके पास जाती है और उसकी शर्ट को पकड़ते हुए बोली, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ हेल्प मी। तभी गुंडे आगे बढ़ते हैं। इतने में ही कई गाड़ियां रेयांश की कार के अगल बगल आकर खड़ी हो जाती हैं, जिसमें से रेयांश के बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं, जो रेयांश के चारों ओर घेरा बना लेते हैं। प्रथा तो रेयांश के पीछे ऐसे छुपकर खड़ी हो जाती है जैसे वह महफूज हो। उन बॉडीगार्ड्स ने जैसे ही उन गुंडों पर गन तानी, वह पलके झपकते ही वहां से भाग खड़े हुए। उन्हें भागता देख प्रथा ने राहत की सांस ली। रेयांश प्रथा को देखता है और जैसे ही उससे कुछ बोलने को होता है कि प्रथा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वह चक्कर खाकर गिरने ही वाली होती है कि रेयांश फुर्ती से उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। उसका एक हाथ प्रथा की कमर पर था और दूसरा हाथ उसकी हवा में झूलती गर्दन को सहारा दे रहा था। अब जाकर रेयांश ने उस लड़की के चेहरे को इतने इत्मीनान से देखा था। रेयांश की नज़रें पहली बार इतनी देर तक किसी लड़की पर टिकी थी। प्रथा पहली ऐसी लड़की थी जिसको देख रेयांश के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसका खूबसूरत सादगी से भरा चेहरा, कुछ देर के लिए वह देखता ही रह गया।
प्रथा का कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं था, क्योंकि कहते हैं ना, खूबसूरती गोरे रंग में नहीं होती। खूबसूरती तो उस सादगी में होती है जो सामने वाले को एक ही नज़र में दीवाना कर दे, जो कि प्रथा में था। प्रथा की सच्ची आंखें और उसकी मासूमियत में, जो उसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना रही थी, जो बिना कुछ कहे दिल को छू जाती है। प्रथा उन लड़कियों में से थी जो कम बोलती है, लेकिन जिसकी मौजूदगी बहुत कुछ कह जाती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और खूबसूरत होंठ उसके चेहरे को काफ़ी यूनिक बना रहे थे। रियाज तो थोड़ी देर उसे ऐसे ही देखता रहा। फिर उसके बॉडीगार्ड्स ने कार का डोर ओपन किया और रियांश ने बेहद सावधानी से उसे अपनी बाहों में उठाकर कार में बिठाया। इस वक्त उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग उसके दिमाग से बिल्कुल निकल चुकी थी, जिसके लिए वो जा रहा था। वह स्पीड से कार हॉस्पिटल की ओर मोड़ देता है। रास्ते भर उसकी नजरें बार बार प्रथा के चेहरे पर चली जा रही थी, क्योंकि बेहोशी में भी उसका मासूमियत से भरा चेहरा रेयांश के दिल पर किसी तेज आंधी की तरह असर कर रहा था। वो रेयांश जो कभी किसी पराये दर्द से नहीं पिघला था, आज पहली बार एक अजनबी लड़की की हालत देखकर बेचैन था। हॉस्पिटल के गेट पर कार रुकते ही रेयांश ने प्रथा को अपनी बाहों में ही उठाया और हॉस्पिटल के अंदर ले आया। लॉबी में सबकी नजरें उस पर टिक गई। ऊंचा कद, मस्कुलर बॉडी, महंगे सूट में लिपटा रेयांश ओबरॉय और उसकी बाहों में नाजुक सी लड़की। वह सीधे इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ा। डॉक्टर जब प्रथा का चेकअप कर रहे होते हैं, उसी वक्त रेयांश को अभय का कॉल आया, जो कि उसे मीटिंग में जल्दी आने को बोलता है। और तब जाकर रेयांश को याद आता है कि आज उसकी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसके लिए उसने इतना हार्ड वर्क किया था, और एक अनजान लड़की की वजह से उसके हाथ से इतनी बड़ी डील नहीं जा सकती थी। रेयांश अभय को मीटिंग हैंडल करने को बोल खुद जल्दी पहुंचने का कहता है और कॉल कट कर डॉक्टर से प्रथा की कंडीशन का पूछता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि पेशेंट सिर्फ सदमे की वजह से बेहोश हुई है। हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी ही इनको होश आ जाएगा। इतना सुन रेयांश नर्स को उसका ख्याल रखने का बोल रिसेप्शन पर उसका बिल पे कर वहां से निकल जाता है। कुछ घंटे बाद जब प्रथा को होश आता है, तो वह धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलती है। उसकी नज़र सबसे पहले पास ही रखी कुर्सी पर बैठी नर्स पर जाती है। प्रथा धीरे धीरे उठकर बैठने लगती है और जैसे ही वह नर्स से कुछ कहने को होती है, नर्स मुस्कुराते हुए तुरंत बोल पड़ती है, मैम, आपको बस थोड़ी सी वीकनेस है, जिसकी वजह से आप अचानक बेहोश हो गई थी, लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक हैं और चाहे तो घर जा सकती हैं। नर्स की बात सुन प्रथा राहत की सांस लेती है, लेकिन अगले ही पल उसके दिल में एक सवाल उठता है। वह हिचकिचाते हुए कहती है, वो इंसान, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, वो कहाँ है? क्या उन्होंने आपके पास कोई नंबर छोड़ा है? मुझे उनसे बात करनी है, उनका शुक्रिया अदा करना है। नर्स हल्की सी मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मैम, उन्होंने मेरे पास तो कोई नंबर नहीं छोड़ा, लेकिन शायद रिसेप्शन पर उन्होंने अपना नंबर मेंशन कराया हो। आप चाहो तो वहाँ से पूछ सकती हैं। वैसे उन्होंने आपका पूरा बिल भी पे कर दिया है। यह सुन प्रथा एक पल को हैरान रह जाती है। दिल में ग्रेटिट्यूड और क्यूरियोसिटी दोनों ही इमोशन एक साथ उमड़ आते हैं। बिना वक्त गवाए वह तेज कदमों से रिसेप्शन की ओर बढ़ती है, ताकि उस मिस्टीरियस शख्स का कांटेक्ट नंबर ले सके। लेकिन रिसेप्शन पर पहुंचने के बाद उसे स्टाफ नहीं मिलता और वह वहीं खड़ी होकर इंतज़ार करने लगती है। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर जाती है। टाइम देखकर वह घबरा जाती है और खुद से बुदबुदाती है, ओह, इतना लेट हो गया। घर पर दादू सा और कोमल मेरे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। जल्दबाजी में वह नंबर लिए बिना ही वहां से निकल जाती है।
घर पहुंचकर प्रथा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वह नहीं चाहती थी कि दादू साहब उससे कोई सवाल जवाब करे, क्योंकि वह उनसे झूठ बोल सकती थी और न ही सच्चाई बयां कर सकती थी। आखिरकार वह उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। लेकिन तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और कोमल कमरे में दाखिल होती है। वह चिंतित आवाज़ में पूछती है, दी, आप इतनी देर तक कहाँ थी और मेरी कॉल्स क्यों पिक नहीं कर रही थी? प्रथा कोमल की मासूम आंखों में चिंता देखती है और उसे कुछ भी छुपाने का मन नहीं करता। दोनों बहनों की यही खासियत थी, वो एक दूसरे से कभी कोई राज नहीं रखती थी। प्रथा धीरे धीरे उसे पूरी बात बता देती है। रीडर्स, फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टोरी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।